कहानी की शुरुआत होती है टिम नाम के 17 साल के एक युवक से, जो अपने पिता से मिलने अस्पताल पहुंचा था। उसके पिता गंभीर बीमारी से जूझ रहे थे और शायद उनके पास अब जिंदगी का अधिक समय नहीं बचा था। टिम ने उन्हें संगीत सुनने का एक यंत्र दिया ताकि वे आखिरी बार अपने प्रिय गीतों की धुनों का आनंद ले सके। असल में टिम के पिता कभी संगीत की दुनिया के मशहूर गायक रह चुके थे, इसलिए जाते जाते उन्होंने टिम से वादा लिया कि वह म्यूजिक अकादमी नामक जादुई संगीत विद्यालय जाकर एक महान गायक बनेगा। उन्होंने टिम को एक रहस्यमयी किताब भी सौंपी और कहा, यहाँ पहुँचते ही तुम्हारी जिंदगी पूरी तरह बदल जाएगी। कुछ महीनों बाद पिता की अंतिम इच्छा पूरी करने के लिए टिम उस जादुई अकादमी की ओर निकल पड़ा। ट्रेन के सफर में उसने वही किताब खोली और उसके पन्ने पलटते हुए डूबा हुआ था कि अचानक उसकी नजर सामने बैठी एक मुस्कुराती लड़की पर पड़ी। वह लड़की बस टिम को ही देखे जा रही थी। टिम ने उससे बात की और दोनों दूसरे डिब्बे में चले गए। लड़की ने अपना नाम सोफी बताया और कहा कि वह भी म्यूजिक जा रही है, एक महान गायिका बनने का सपना लिए। सोफी ने पूछा, तुम्हें क्या आता है? टिम मुस्कुराया और बोला, मैं पियानो बजा लेता हूँ और गाने में तो उससे भी बेहतर हूँ। फिर वह सोफी के पास जाकर बैठ गया ताकि दोनों साथ में संगीत सुन सके। सुबह जब टिम की नींद खुली तो उसने पाया कि सोफी जा चुकी थी। खैर, उसने अपना सामान उठाया और अकेले ही म्यूजिक अकादमी की ओर बढ़ गया। वहाँ प्रिंसिपल से उसकी पहली मुलाकात हुई। प्रिंसिपल ने कहा, हमारा विद्यालय किसी भी छात्र को विशेष महत्व नहीं देता और देर से आने वालों का दाखिला तो और भी मुश्किल होता है, लेकिन तुम अलग हो क्योंकि तुम्हारे पिता हमारे करीबी मित्र रहे हैं। उन्होंने यहीं से शिक्षा लेकर संगीत की दुनिया में बड़ा नाम कमाया था। उन्होंने समझाया कि यहाँ अनुशासन और नियमों का कड़ाई से पालन करना होगा। फिर प्रिंसिपल ने जादुई बांसुरी नामक आगामी संगीत नाटक की चर्चा की, जिसमें सभी विद्यार्थियों को भाग लेना था। यह सुनकर टिम भावुक हो गया क्योंकि जादुई बांसुरी उसके पिता का सबसे प्रिय नाटक था। उन्हें उसके राजकुमार टामिनो से एक गहरा जुड़ाव महसूस होता था। उसी समय मिस्टर गार्टनर वहाँ आए और टिम को बताया कि वे उसके शिक्षक हैं। वे उसे कमरा दिखाने ले गए और समझाते हुए बोले, हाँ तुम देर से आए हो, लेकिन नाटक में कौन सा छात्र कौन सा किरदार निभाएगा यह अभी तय नहीं हुआ है। मिस्टर गार्टनर ने चेताया, यह कोई साधारण जगह नहीं है, पूरा परिसर जादू से भरा हुआ है। कमरे में पहुंचकर टिम की मुलाकात पाओलो नामक लड़के से हुई। वो पहले से वहाँ अकेले रह रहा था और टिम के आने से उसे कोई खुशी नहीं हुई क्योंकि अब उसे अपना कमरा बांटना पड़ेगा। टिम ने पूछा, तुम अकेले क्यों रह रहे हो? पाओलो ने बताया कि उसका रूम पार्टनर कुछ दिन पहले ही विद्यालय छोड़कर चला गया था। अगली सुबह पाओलो टिम को पूरा विद्यालय दिखाने ले गया। इसी दौरान उनकी टक्कर एंटन नामक एक छात्र से हुई। एंटन शरारती और दबंग स्वभाव का था। उसे छोटे और कमजोर बच्चों को सताने में मजा आता था। उसने पाओलो को धक्का देकर गिरा दिया। जाते जाते उसने टिम को चेतावनी दी, पाओलो से दूर रहो, जो भी उससे दोस्ती करता है उसका बुरा समय शुरू हो जाता है। टिम को उसकी बात अजीब लगी और समझ नहीं आया। पाओलो ने बताया कि एंटन दरअसल संगीत जगत के सम्राट एंड्रिको का बेटा है, जिनके धन से ही यह विद्यालय चलता है। इसी वजह से एंटन मनमानी करता है, जब चाहे किसी को सताता है, मारता पीटता है। कई बार पाओलो उसकी मार खा चुका है, पर कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। क्लास में प्रिंसिपल ने सबको टिम से मिलवाया और अगले ही पल आदेश दिया, टिम अब तुम सबके सामने एक शानदार गीत गाओ। यह सुनकर टिम हैरान रह गया। धीरे से बोला, मैं कैसे गाऊं? तैयारी नहीं है, सब मेरा मजाक उड़ाएंगे। प्रिंसिपल ने गंभीर स्वर में कहा, बेटा तुम्हें महान गायक बनना है, अपने पिता को शर्मिंदा मत करो। सच्चे गायक को किसी तैयारी की जरूरत नहीं होती, ज्यादा सोचो मत, गाना शुरू करो। टिम ने गाना गाना शुरू किया। उसकी मधुर आवाज, उसके गाने का अंदाज सभी विद्यार्थियों के दिलों को छू गया। लेकिन तभी प्रिंसिपल ने उसे रोकते हुए कहा, अरे गधे, यह कौन सा गीत गा रहा है? ये धुन हमारे विद्यालय की गरिमा के योग्य नहीं है। ऐसे हल्के फुल्के गीत तो बाहरी दुनिया के मामूली लोग गाते हैं। हम प्रीमियम लोग हैं और हमारा संगीत हमेशा उच्च स्तर का होता है। फिर से कभी ऐसा गाना मत गाना, वरना सीधे विद्यालय से बाहर कर दूंगा। उस रात अपनी बेइज्जती को याद करते करते टिम सो नहीं पाया। उसने फिर से वही जादुई किताब खोली जो उसके पिता ने उसे सौंपी थी। उसमें जादुई बांसुरी नामक संगीत नाटक की रहस्यमयी कथा लिखी हुई थी। जैसे ही उसने पन्ने पलटे, किताब से तेज रोशनी की एक लहर निकली और उसे अपने पीछे आने का संकेत दिया। रोशनी का पीछा करते हुए टिम पुस्तकालय पहुंचा। वहाँ उस रोशनी ने बड़ी सी घड़ी के नीचे किताबों के बीच बनी एक खाली जगह की ओर इशारा किया। टिम ने जादुई बांसुरी वाली किताब उस जगह रख दी। अचानक घड़ी के भीतर घूमता हुआ गुप्त द्वार खुल गया और टिम दूसरी ओर पहुंच गया। उसी पल उसके सामने 3 चमकीले प्रकाश गोलक प्रकट हुए। उन्होंने पूछा, क्या तुम सचमुच जादुई बांसुरी की रहस्यमयी दुनिया में प्रवेश करना चाहते हो? अगर हाँ, तो तुम्हें इस कहानी का हिस्सा बनना होगा। लेकिन सावधान, आगे का रास्ता बेहद खतरनाक है, तुम्हारी जान भी जा सकती है। टिम ने बिना हिचक के हामी भर दी क्योंकि वह जादू को पास से महसूस करना चाहता था। अचानक वह एक सुनसान बंजर रेगिस्तान में जा पहुंचा। चारों ओर वीरानी थी, न कोई इंसान न कोई निशानी।
टिम कोई है पुकारता हुआ आगे बढ़ता रहा। तभी उसके सामने एक विशालकाय सांप प्रकट हुआ और सीधे उस पर हमला कर बैठा। टिम की हालत पतली हो गई। घबराकर वह भागते भागते एक गुफा के भीतर छिप गया, पर बाहर वही डरावना सांप पहरा दे रहा था। टिम ने सोचा, ये तो संगीत की मायावी दुनिया है, शायद एक अच्छा गीत इस दानव को शांत कर दे। उसने गुनगुनाना शुरू किया और जैसे ही उसकी धुन बही, विशाल सांप पल भर में गायब हो गया। टिम ने चैन की सांस ली और अपनी चतुराई पर इतराते हुए बोला, वाह, ऐसे खतरों से निपटना तो मेरे बामे हाथ का खेल है। लो आओ भाई, और कौन है, सबको सबक सिखा दूंगा। लेकिन जैसे ही वह गुफा से बाहर निकला, उसकी सारी अकड़ धरी की धरी रह गई, क्योंकि वही विशाल सांप गुफा की छत पर घात लगाए बैठा था और टिम के बाहर आते ही उसने हमला कर दिया। टिम दौड़ पड़ा। वह सांप का निवाला नहीं बनना चाहता था, लेकिन सांप लगातार उस पर वार करता रहा। भागते भागते टिम का पैर फिसला, वह जमीन पर गिर पड़ा और बेहोश हो गया। सांप अब उसे निगलने ही वाला था कि अचानक एक जादुई परी प्रकट हुई। उसने हाथ उठाया और सांप जमीन पर लुढ़क कर बेहोश हो गया। फिर दो और परियां वहां आ गईं। तीनों ने मिलकर टिम को खींचते हुए एक सुरक्षित जगह पहुंचा दिया। इसके बाद वे आपस में बहस करने लगी, कौन टिम के पास रुकेगा और कौन रानी माँ को जाकर सूचना देगा। वे अभी झगड़ ही रही थी कि उनकी माँ ने तीनों को तुरंत बुला लिया। मजबूरी में वे टिम को अकेला छोड़कर चली गई। कुछ देर बाद टिम को होश आया। उसने सामने एक आदमी को खड़ा देखा। वह आदमी भी उसे देखकर बोला, अरे नौजवान, तुम कौन हो, यहाँ क्या कर रहे हो। टिम को लगा कि शायद इसी आदमी ने सांप को हराकर उसकी जान बचाई है। उसने बताया कि उसका नाम पापा जेनो है और वह अपने राजा के लिए चिड़ियाओं पकड़ने का काम करता है। टिम की अनोखी वेशभूषा और शाही अंदाज देखकर पापा जेनो को लगा कि यह कोई राजकुमार है। टिम ने हंसते हुए कहा, भाई, अगर तू ना होता तो आज मेरी खैर नहीं थी। वो अजगर तो मुझे चबा ही डालता। पापा जेनो मन ही मन बोला, ये तो पागल राजकुमार लगता है। पर जैसे ही उसकी नजर पीछे पड़ी और उसने बेहोश पड़े विशाल सांप को देखा, उसका चेहरा पीला पड़ गया। फिर भी अपने लाभ के लिए उसने बहादुरी का नाटक रच डाला। हाँ, तेरी जान मैंने ही बचाई है, अब बदले में मुझे कोई इनाम मिलना चाहिए। उसने लालच में कहा, राजकुमार, अपने राज्य में मुझे कोई शाही उपाधि दिला देना, इतना तो बनता ही है। इतना सुनते ही तीनों परियां फिर से लौट आईं। पापा जेनो की बकवास और लालची मांगों से तंग आकर उन्होंने जादू से उसका मुंह गायब कर दिया और हंसते हुए बोली, चुप रहो, बड़े बकवादी हो तुम। इसके बाद परियों ने टिम से पूछा, तुम आखिर हो कौन। टिम ने उत्तर दिया, मैं राजकुमार टामिनो हूँ। यह सुनकर परियां दंग रह गई। वे बोली, ओह, तो तुम ही हो राजकुमार टामिनो। कितने वर्षों से तुम्हारा इंतजार किया जा रहा था। अब तुम्हें तुरंत हमारी रानी से मिलना होगा। कुछ समय बाद टिम की भेंट परियों की रानी से हुई। रानी का चेहरा उदासी से भरा था। उन्होंने कहा, सालों पहले भविष्यवाणी हुई थी कि राजकुमार टामिनो आएगा और मेरी बेटी की जान बचाएगा। दरअसल मेरी पुत्री राजकुमारी पामिना को आत्माओं का सौदागर सारास्त्र ने कैद कर रखा है। उसे मुक्त करने का सामर्थ्य केवल राजकुमार टामिनो में है। जैसे ही पामिना आजाद होगी, देवलोक और परिलोक के बीच का युद्ध समाप्त हो जाएगा। वह राजकुमारी शांति और प्रेम की प्रतीक बन जाएगी। टिम ने बिना झिझक हामी भर दी। ठीक है, कोशिश करने में क्या हर्ज है। रानी ने आगे कहा, अगर तुम पामिना को बचा लाए तो तुम्हें उसका जीवन साथी बनने का अधिकार मिलेगा। उसी समय पापा जेनो गिड़गिड़ाते हुए टिम से बोला, भाई, मेरी भी मदद कर दो, मेरा मुंह वापस खुलवा दो। पापा जेनो को दीनता से गिड़गिड़ाते देख परियों का दिल पसीज गया और उन्होंने उसका जादू हटा दिया। फिर उन्होंने टिम को एक जादुई बांसुरी थमाई। वे बोली, यह कोई साधारण वाद्य नहीं है, बल्कि रहस्यमय शक्ति से भरी बांसुरी है। यह तुम्हारे हर कठिन सफर में मदद करेगी। पापा जेनो को भी एक जादुई संगीत डिब्बा दिया गया। बाहर आकर पापा जेनो ने हड़बड़ाते हुए कहा, मुझसे कोई उम्मीद मत रखना, सांप तो मैंने नहीं मारा था। उसी पल टिम को घड़ी की टिक टिक सुनाई दी और वह पलक झपकते ही वापस अपनी दुनिया लौट आया। उसने जादुई बांसुरी उठाई और किताब को बाहर निकाल लिया। टिम जानता था कि उसे फिर लौटना होगा। खैर, रात में पावलो टीम को लेकर स्कूल के बाहर एक छुपी हुई जगह पर ले आया जहां आग जल रही थी। वहां उसे सोफी मिली। टीम ने पूछा, उसने ट्रेन से निकलने से पहले उसे उठाया क्यों नहीं था। सोफी बोली कि वह थोड़ा जल्दी में थी और वह उसकी नींद खराब करना नहीं चाहती थी। सोफी मुस्कुराई और उसकी टांग खींचते हुए बोली, चलो सुनाओ जरा, प्रिंसिपल को कौन सा गाना सुनाया था। मेरे सामने तो तुम्हारा मुंह ही नहीं खुलता। फिर उसने उसकी मधुर आवाज की तारीफ की और कहा, वैसा मत सोचो कि मैंने तुम्हारे बारे में पता करवाया, बस दोस्तों से बातें होती रहती हैं। सोफी ने गंभीर होकर समझाया, अगर तुम्हें आगे बढ़ना है, एक बड़ा गायक बनना है, तो डर छोड़कर जोखिम उठाना होगा, कठिन फैसले लेने होंगे। अपनी मंजिल तक पहुँचने
के लिए कई मुश्किलों का सामना करना पड़ेगा। अगले दिन टिम फिर से घड़ी के पास पहुंचा। उसने किताब रखी और दूसरी दुनिया में जाने की कोशिश की, पर कुछ नहीं हुआ। फिर उसने सोचा शायद बांसुरी बजाने से रास्ता खुल जाए। उसने बांसुरी बजाई, लेकिन नतीजा शून्य रहा। कुछ देर बाद घटनाओं को याद करते हुए उसे समझ आया, यह द्वार केवल रात में घड़ी की टिक टिक के एक खास समय पर ही खुलता है। मुझे कल रात फिर से प्रयास करना होगा। अगली सुबह टिम ने मिस्टर गार्टनर की संगीत कक्षा में हिस्सा लिया। रात को टिम की नींद टूटी तो उसने पाओलो को जागते हुए पाया। पूछने पर पाओलो ने कहा, मैं खत लिख रहा हूँ। टिम हैरान रह गया। यह कौन सा समय है खत लिखने का? पाओलो बोला, इतिहास गवाह है, सबसे गहरे और सच्चे खत रात में ही लिखे गए हैं। यकीन न हो तो किताबों में देख लेना। टिम ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और बहाना बनाकर घड़ी के सामने जा पहुंचा। ठीक उसी समय उसने किताब रखी और द्वार खुलते ही वह फिर से जादुई बांसुरी की रहस्यमयी दुनिया में पहुंच गया। वह पापा जेनो को आवाज देने लगा, पर उसके बजाय वही 3 प्रकाश गोलक आ गए। उन्होंने बताया, जब तुम यहाँ नहीं थे, पापा जेनो ने अकेले ही आगे बढ़ने का निश्चय कर लिया। टिम ने भी उसका पीछा करना शुरू कर दिया। उधर सारास्त्रो के महल में राजकुमारी पामिना को कैद देख सकते थे। वह रो रही थी, हाथों पैरों में जंजीरें बंधी थी। सारास्त्रो का आदमी उससे बोला, अगर तुम मेरी दासी बनकर हर आदेश मानोगी तो तुम्हें तड़पाना बंद कर दूंगा। पर राजकुमारी पामिना ने साफ इनकार कर दिया। सिपाहियों के चले जाने पर पापा जेनो चुपके से उनके अड्डे पर पहुंचा और छत से भीतर कूद आया। उसने राजकुमारी से कहा, रानी माँ ने मुझे तुम्हें बचाने के लिए भेजा है। वह पामिना को आजाद कर बाजार की ओर भाग निकला। वहीं भीड़ में उनकी मुलाकात टिम से हो गई, लेकिन इससे पहले कि वे भाग पाते, सारास्त्रो के आदमियों ने चारों ओर से उन्हें घेर लिया। और जब सिपाही हथियार लेकर मारपीट करने को आगे बढ़े, तभी टीम ने कहा, अरे पापा जीनो, वो म्यूजिकल बॉक्स किस दिन काम आएगा, कुछ तो बजाओ। जैसे ही पापा जीनो ने बजाना शुरू किया, उसमें से निकली धुन पर सारे सिपाही थिरकने लगे, नाचते नाचते थक गए और कुछ देर बाद बेहाल होकर जमीन पर गिर पड़े। उसी समय सारा स्ट्रॉस खुद वहाँ आ पहुँचा और गरज कर बोला, मेरे राज्य में यह सब क्या हो रहा है? राजकुमारी पामिना ने सारा स्ट्रॉस को प्रणाम किया और बोली, महाराज, मैं परियों की रानी की पुत्री हूँ। आपके आदमियों ने छल से मुझे कैद कर लिया और गुलामी करने के लिए मजबूर कर रहे थे, इसीलिए राजकुमार टेमिनो और पापा जीनो मुझे बचाने आए हैं। सारा स्ट्रॉस ने उनकी बातें ध्यान से सुनी और समझ गया कि यह कन्या सच कह रही है, जबकि उसके आदमी झूठ। फिर भी उसने टीम से कहा, यदि तुम्हें राजकुमारी पामिना की मुक्ति चाहिए तो तुम्हें 3 कठिन परीक्षाएं पूरी करनी होंगी। इतना कहते ही समय समाप्त हो गया और टीम अचानक फिर अपनी दुनिया में लौट आया। अगले दिन एंटन ने एक लड़के की तस्वीर बनाई और जाकर पाओलो के सामने फेंक दी। तस्वीर देखते ही पाओलो का चेहरा तमतमा उठा। वह गुस्से में बाहर चला गया। टीम को यह बड़ा अजीब लगा तो उसने बगल में बैठे लड़के से पूछा, यह तस्वीर में कौन है? दोस्त ने बताया, यह बेंजामिन है, जो पहले पाओलो के साथ उसके कमरे में रहता था। पाओलो ने कहा, मैं बचपन से बड़ा गायक बनना चाहता था, इसलिए जब यहाँ दाखिला मिला तो कई दिनों तक विश्वास ही नहीं हुआ। मैं बहुत खुश था, लेकिन यहाँ आकर समझ आया, यह तो अमीरों की दुनिया है। मैं इंटर्न की तरह किसी बड़े बाप का बेटा नहीं हूँ, इसलिए लोग मुझे मोटा भद्दा कहकर मजाक उड़ाने लगे। धीरे धीरे दम घुटने लगा। तभी बेंजामिन मेरा मित्र बना। वह भी मेरी तरह ही था, इसलिए लोग हम दोनों को तंग करते। फिर भी मुझे खुशी थी कि बेंजामिन मेरे साथ है। लेकिन एक दिन बच्चों ने उसे इतना सताया कि उसने अपनी जान दे दी। उसके बाद से मैं अकेला सहता आया हूँ। मैंने पिछली रात टीम को यह सब बताना चाहा था, पर तुम तो बड़ी जल्दी में थे, मेरी बात सुने बिना ही चले गए। तब टीम ने उससे क्षमा मांगी। उधर प्रिंसिपल इंटर्न से मिलने पहुंचा। उसने पूछा, इंटर्न तुम यहाँ क्यों हो? चलो मैं याद दिला दूं, तुम्हारे पिता संगीत की दुनिया के सम्राट एरिको हैं, इसलिए बाकी बच्चों की तुलना में तुम्हारे पास अधिक अवसर है। तुम अच्छे गायक हो, लेकिन उससे भी बढ़कर एरिको के पुत्र हो और उनका साफ आदेश है कि तुम्हें उनसे भी बड़ा बनना है। लेकिन इंटर्न ने कहा, मैं कभी गायक बनना ही नहीं चाहता था, मैं यहाँ तो केवल अपने पिता की जिद पर आया हूँ। प्रिंसिपल ने समझाया, यदि तुम संगीतकार बने तो इस दुनिया की नई ऊंचाइयाँ छू लोगे, कुछ और बनने की कोशिश करोगे तो बीच में ही रह जाओगे। तुम्हारे पिता का हाथ तुम्हारे सिर पर है, इस अवसर का लाभ उठाओ। पर इंटर्न नाराज होकर चला गया। पाओलो ने उसे जाते हुए देखा और कुछ ही पल बाद झाड़ियों से किसी के चीखने की आवाज सुनी। उसने देखा कि इंटर्न बुरी तरह घायल होकर गड्ढे में गिरा पड़ा है। इंटर्न भी पाओलो पर झल्लाने लगा, तुम क्यों आए? मुझे तुम्हारी मदद नहीं चाहिए। इधर सोफी चुपके से टीम से मिलने पहुंची, जहां दोनों मिलकर पियानो बजाते हुए गुनगुनाने लगे। उधर बड़ी मुश्किल से पाओलो ने इंटर्न को बाहर निकाला, उसे भीतर ले जाकर मरहम पट्टी की। यह देखकर इंटर्न को एहसास हुआ कि उसने पाओलो और बेंजामिन के साथ अच्छा नहीं किया। उसने पाओलो से क्षमा मांगी और पाओलो ने भी उसे माफ कर दिया। सोफी और टीम की बातें आगे बढ़ी कि तभी घड़ी का घंटा बजा। टीम को याद आ गया कि दूसरी दुनिया का द्वार खुल गया होगा। सोफी को बिना कुछ बताए उसने जल्दी से किताब रखी और जादुई बांसुरी की दुनिया में फिर पहुंच गया। पहली परीक्षा में टीम को बिना आवाज किए, बिना बोले रहना था।
था जब तक कि उसे बोलने का आदेश न मिले। उधर राजकुमारी पामिना को फिर से कैद कर लिया गया था। तभी उसकी माँ परियों की रानी अपनी जादुई शक्ति से वहाँ प्रकट हुई और बेटी से पूछने लगी, तुम्हें बचाने के लिए जो राजकुमार टेमिनो भेजा था, अब तक उसने तुम्हें आजाद क्यों नहीं किया? वह कहाँ है? और तुमने अपना काम क्यों नहीं किया जैसा तुम्हें बताया गया था? माँ बेटी की बातचीत से यह खुलासा हुआ कि परियों की रानी असल में एक दुष्टा स्त्री थी। उसने जानबूझकर अपनी बेटी को यहाँ एक योजना के तहत भेजा था ताकि वह छल से सारा अस्ट्रोज की जान ले सके और परियों की रानी को अमृतत्व का वरदान मिल जाए। उनकी चालाकी की भनक सारा अस्ट्रोज के सैनिकों को लग गई और उन्होंने जाकर अपने राजा को सब सच बता दिया। सारा अस्ट्रोज ने खुद राजकुमारी पमिना से इस बारे में सवाल किया। शर्म और पछतावे के कारण पमिना ने पूरी सच्चाई उगल दी कि उसकी निर्दयी माँ ने उसे यहाँ मारने के लिए भेजा था। ये सब उसी की कुटिल योजना थी। राजकुमारी पमिना को डर था कि अब उसकी मृत्यु निश्चित है। वह टीम को ढूंढने लगी और आखिरकार उसे पा भी लिया, लेकिन बार बार पुकारने पर भी टीम ने कोई उत्तर नहीं दिया। दरअसल टीम को मौन रहना था, मगर पमिना को यह भ्रम हो गया कि शायद टीम उसकी सच्चाई जान चुका है और अब उससे मुंह मोड़ चुका है। आहत होकर वह रोते रोते वहाँ से चली गई। उधर टीम का समय पूरा हो गया और वह पहली परीक्षा के बीच में ही अपनी दुनिया वापस लौट आया। इस ओर प्रिंसिपल ने टीम को बताया कि सोफी को विद्यालय से निकाल दिया गया है। कारण यह था कि उसने नियम तोड़कर लड़कों के छात्रावास में चोरी छिपे उससे मिलने गई थी और अब उसे सजा के तौर पर निलंबित कर दिया गया है। टीम तुरंत सोफी से माफी मांगने पहुंचा, मगर सोफी ने उसे वहीं से जाने को कह दिया। वह बोली, तुम्हें तो बस अपनी परवाह है, कभी कुछ बताते नहीं। कल रात मैं तुम्हारा इंतजार करती रही और उसी वजह से पकड़ी गई। टीम ने तब उसे सब कुछ बता दिया और समझाने की कोशिश की कि इन सबसे बढ़कर दांव पर लगी है वह जादुई दुनिया। लेकिन सोफी को लगा कि टीम बस बहाने बना रहा है। हताश होकर उसने सारी बात पाओलो को भी बता दी, मगर पाओलो ने भी इसे मजाक समझा। समय आते ही टीम फिर उस जादुई लोक में पहुंचा। वहाँ उसे सच्चाई पता चली कि परियों की रानी अत्यंत दुष्ट है। वह सिर्फ सारा स्ट्रोज को मारना ही नहीं चाहती, बल्कि उसकी जादुई नगरी को उजाड़ कर सब कुछ नष्ट करना चाहती है। अब तक उसने अनेक लोगों को काले जादू से दास बना लिया था और अब केवल टीम और राजकुमारी पमिना ही उसे रोक सकते थे। दोनों को एक गुप्त मार्ग मिला। जैसे ही उन्होंने उस पर कदम रखा, चारों ओर आग की लपटें भड़क उठी। यदि वे कुछ नहीं करते तो जलकर वहीं समाप्त हो जाते। तभी टीम को याद आया कि उसके पास जादुई बांसुरी है जिसका अब तक उपयोग नहीं हुआ था। उसने उसे निकालकर बजाना शुरू किया। बांसुरी से निकली तान के साथ मंत्र मुग्ध कर देने वाली हवा बहने लगी। धीरे धीरे सारी आग शांत हो गई, लेकिन तभी दोनों नीचे पानी में गिर पड़े और डूबने लगे। आखिरी प्रयास में टीम ने पूरी शक्ति से बांसुरी बजाई। उसकी मधुर ध्वनि से परियों की रानी का काला जादू परास्त हो गया। सारे राज्य के लोग फिर से मुक्त हो गए। सारा स्ट्रोज ने दोनों का आभार जताया। केवल उनकी बहादुरी से ही उसका नगर विनाश से बच पाया। उसने राजकुमारी पमिना को दोनों लोकों, मानव और परियों की नई रानी घोषित कर दिया, जो बुराई को समाप्त कर शांति और भलाई की मिसाल बनेगी। इसके बाद टीम ने उस जादुई दुनिया, राजकुमारी पमिना और पापा जीनो को विदा कहा और अपनी वास्तविक दुनिया में लौट आया। घड़ी से बाहर निकलते हुए देख पाओलो को भी विश्वास हो गया कि टीम सच कह रहा था। इधर टीम दौड़ता हुआ सोफी को रोकने पहुंचा, क्योंकि सोफी नगर छोड़कर जा रही थी। वह उसे मिल गई और टीम ने उसे सब कुछ बता दिया। सोफी ने भी उसे माफ कर दिया। अंततः यह रहस्य भी खुला कि सोफी कोई और नहीं बल्कि प्रिंसिपल की बेटी है। अपनी बेटी को टीम के करीब आता देख प्रिंसिपल उसे दूर करना चाहता था, मगर सोफी ने साफ कह दिया वह कहीं नहीं जाएगी। अंत में संगीत नाटक हुआ। इंटर्न ने अपनी जगह टीम को दे दी और टीम ने अपनी मधुर आवाज से सबका दिल जीत लिया। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है।